संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार का ये दायित्व है कि वो मजदूरों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय करे, उनके पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को सुनिश्चित करे। 2008 में बना केंद्रीय कानून भी असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। बावजूद इसके सरकारें मजदूरों को उनके अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में असंगठित मजदूरों के साझा मंच ने 15 सितंबर को पूरे प्रदेश में मांग दिवस मनाया और मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन के माध्यम से पत्रक भेजा। इस अवसर पर हुई सभा में नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों की हालत बेहद ख़राब है। प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के ज़रिए रोज़गार सृजन की चाहे जितनी बातें की जाएं, असलियत ये है कि मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और प्रदेश से मजदूरों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। निर्माण मजदूर महीने में सिर्फ 12 से 20 दिन और रोज़ाना 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर है। साझा मंच के इस कार्यक्रम को वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर कपूर ने भी संबोधित किया और देश और प्रदेश में मजदूरों के सामने आ रही परेशानियों के साथ अडानी घोटाले का भी जिक्र किया। मैं तो पूछता हूँ प्रवासी मजदूरों से जो उत्तर प्रदेश में बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि क्या हालत है। कोरोना के बाद लोग बता रहे हैं कि चाहे गुजरात जाए, चाहे कर्नाटक जाए, चाहे महाराष्ट्र जाए, चाहे हरियाणा जाए, चाहे राजस्थान जाए, चाहे दिल्ली जाए, हर जगह धीरे धीरे काम के घंटे 12 हो गए। और उसका परिणाम क्या है? 33% मजदूर नौकरी से निकाल के बाहर कर दिए। जहां 3 शिफ्ट चलती थी वहां 2 शिफ्ट चलने लगी। और 12 घंटा काम का मतलब जानते हैं क्या है? 12 घंटा काम का मतलब है 16 घंटा 17 घंटा काम करना। आपकी नियमित जीवन की कुछ जरूरतें हैं, नहाना है, फ्रेश होना है, सब्जी बनानी है। मजदूर जो बाहर रहता है उसको तो खाना और रोटी भी अपने हाथ से बनानी है। ये सच्चाई है कि नहीं? मार्केट करना है, उसको कार्यस्थल पे जाना है, कार्यस्थल से लौटना है। यह सब काम अगर मिला दीजिए तो कम से कम 5 घंटा उसका इसमें लगता है। और 17 घंटा 18 घंटा अगर कोई मजदूर काम करेगा तो आप मुझे बताओ कि उसका शरीर ऐसे ही स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा। दुनिया में लड़ाई है। शिकागो में ये जो लाल झंडा आप लेके घूमते हैं, ये लाल झंडा मजदूरों ने अपने खून से लाल किया और मजदूरों ने शिकागो में कहा कि 8 घंटे काम के, 8 घंटे आराम के, 8 घंटे मनोरंजन के। ये दुनिया में विभाजन हुआ और कहा गया कि पूंजी का पूंजीपति का काम तभी चल सकता है जब 8 घंटा मजदूर को उससे ज्यादा काम न दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कह रहे थे भोले बाबा की जय। बाराबंकी के साथी पूछना चाहता हूँ, ईंट ला दीजिए, गारा ला दीजिए, मट्टी ला दीजिए, सीमेंट ला दीजिए, बालू ला दीजिए, सरिया ला के खड़ा कर दीजिए और किसी बढ़िया ओझा को बुला लीजिए, एक लाल कलगी वाला मुर्गा और 2 बोतल दारू दे दीजिए और कहिए कि जितना मंत्र है आता पढ़ दो, ये मकान खड़ा कर दो। जिंदाबाद। आप बताओ कि क्या मकान खड़ा होगा? नहीं खड़ा होगा। मकान तभी खड़ा होगा जब मजदूर का पसीना उसमें जाके मिलेगा। अगर मजदूर का पसीना उसमें नहीं मिलेगा तो मकान नहीं खड़ा होगा। सुई से लेके हवाई जहाज तक नहीं बनेगा। दुनिया के अंदर यह एक कड़ी सच्चाई है और यही सच है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 18 घंटा काम करा के अगर मजदूर जिंदा ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा उत्पादन कौन करेगा? इसलिए हमने वर्कर फ्रंट की तरफ से जब कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन लगा था, योगी सरकार ने चोर दरवाजे से लाके उत्तर प्रदेश में काम के घंटे 12 करने का आदेश दे दिया था। मैंने कहा ये नहीं चलेगा और मैंने 3 दिन मेहनत की, हाई कोर्ट में रिट दाखिल की और मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बताए कि किस प्रावधान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने यह 12 घंटा कानून लागू किया है। उन्होंने लिखा था शासनादेश में कि इमरजेंसी है। फैक्ट्री एक्ट पढ़े हैं, लिख लोड़ा पर पत्थर। ये आरएसएस और भाजपा वाले, इनको ज्ञान नहीं आता।
ये ज्ञान वाले नहीं हैं, ये भक्ति वाले हैं। आपको आजकल अंधभक्त बहुत मिलेंगे, उनसे तर्क पे बहस करिए तो भाग खड़े होंगे। इन लोगों से मैंने कहा कि भाई बताओ कौन सी इमरजेंसी थी। हाईकोर्ट में हमने बहस की, हमारे वकील ने, हमने उसको तैयार किया। कहने लगे मेडिकल इमरजेंसी है। मैंने कहा एक्ट कहता है मेडिकल इमरजेंसी इज नॉट इमरजेंसी। इमरजेंसी को क्लेरिफाई किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। इमरजेंसी का मतलब है कि भारत में अगर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे तो उसको इमरजेंसी कहते हैं। देश में अगर गृह युद्ध छिड़ जाए उसको इमरजेंसी कहते हैं। कोविड की मेडिकल इमरजेंसी को मैंने कहा कि दिखाओ शासनादेश जिसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया, हिंदुस्तान के ऊपर दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया। बोलती बंद हो गई इनकी। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे गोविंद माथुर साहब। गोविंद माथुर साहब ने कहा कि नहीं ठीक भी है आपका। और जानते हैं 15 तारीख को बहस हुई, सरकार कहती रही कि 1 महीना हमको काउंटर दाखिल करने के लिए दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, 18 तारीख को आप आइए और बताइए कागजात के साथ कि किस इमरजेंसी प्रोविजन के तहत आपने काम के घंटे 12 किए। और 17 तारीख की शाम को वो जो अध्यादेश था उसको सरकार ने वापस लेने का काम किया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 12 घंटा अब ये नई संहिता लाई है, उस नई संहिता में भी इन्होंने प्रोविजन कर दिया। अब कानूनी प्रावधान बना दिया कि 12 घंटा काम। आप जानते हैं ये कैसे काम करते हैं, खेल कैसे खेलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का सेक्शन 7 ये कहता है कि परमानेंट नेचर के काम में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय नहीं किया जाए। ये 7 सेक्शन कहता है। लेकिन आप जाइए राष्ट्रपति भवन में, आप जाइए संसद में, आप जाइए विधानसभा की कैंटीन में, आप जाइए दारुल सफा की कैंटीन में, आज किसी भी फैक्ट्री में आपको हालत ये हो गई। हमने सर्वे किया, बिरला जी की एक फैक्ट्री है कनौरिया केमिकल्स, उसका नाम था, आदित्य बिरला केमिकल्स उसका नाम हो गया। उसमें हालत ये है कि हमने सर्वे किया 55 परमानेंट एम्प्लॉई है। अभी आपने देखा, आपकी आंख के सामने आया, दुनिया के 2 मशहूर अखबार गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स, उसने छापा कि कैसे हिंदुस्तान के आम आदमी, आपकी हमारी जो हिंदुस्तान का मजदूर और किसान है, उसकी गाड़ी कमाई लूट के अंबानी बंधुओं को, अडानी बंधुओं को दे दी। कैसे दे दी? आप मजदूर आदमी हैं, आप तो समझते हैं कि आपके जीवन में जो दुख तकलीफ है वो भोले बाबा की कृपा से। आप तलाश करते हैं तो मानते हैं। हमारे एक साथी बाराबंकी से आए, उन्होंने बोला कि पहले भोलेनाथ बाबा की जय बोलो तब हम अपनी बात शुरू करेंगे। हम आप मानते हैं कि हमारी जो दुख और तकलीफ है, जो हमारी परेशानियां हैं, वो परेशानियां किसी भगवान के कारण है। उसने हमारा जीवन ही ऐसा बनाया, हमको गरीब की कोख से पैदा किया, इसलिए हम गरीब हैं, इसलिए हमारे सामने परेशानी आ रही है। सच्चाई ये गौतम अडानी जानते हैं। जब वो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो ये किससे यात्रा करते थे? ये जो सरकारी बस है उसमें यात्रा करते थे और एक टूटही स्कूटर से चलते थे। देखते देखते दुनिया के तीसरे बड़े पूंजीपति हो गए। लिख दो कैसे? आप सोचते हैं कि गरीबी भगवान ने हमें दी है, हमारे पुराने कर्मों का फल है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी की हुकूमत के कारण गुजरात के अंदर धीरे धीरे यह गौतम अडानी साहब 50,000 करोड़ के मालिक हो गए 2014 तक। और 2021 तक सरकार का आंकड़ा है कि उनकी पूंजी 12 लाख करोड़ हो गई और आज की तारीख में वो 14 लाख करोड़ की पूंजी के मालिक हैं। ये खेल कैसे हुआ? ये खेल ऐसे हुआ कि गौतम अडानी साहब ने अपने शेयर को बाजार में ये दिखा दिया कि हमारे शेयर का रेट बहुत बढ़ रहा है। और जब उनका रेट बढ़ने लगा तो आम आदमी उस शेयर को खरीदने लगा।
उस शेयर को खरीदने लगा। आम आदमी को लगा कि इसमें तो हमको बहुत मुनाफा होगा। एक रिपोर्ट हिडेनबर्ग की आई, शेयर धड़ाम से गिर गया। आम आदमी ने जो पैसा लगाया था वो आम आदमी बर्बाद हो गया, लाखों करोड़ की पूंजी उसकी चली गई। और दूसरा क्या किया, ये शेयर का भाव बढ़ा के इन्होंने बैंक से कर्जा ले लिया। अब बैंक में किसका पैसा है? बैंक में किसका पैसा है? बैंक में हमारा आपका पैसा है। जो मजदूर और किसान है, जो कर्मचारी है, जो व्यापारी है, वो बैंक में अपना पैसा जमा करता है। जनधन खाता मोदी जी ने खोला। जनधन खाते में हम सब लोगों ने कहा कि 0 बैलेंस से खाता खुलेगा, लेकिन सच्चाई ये हुई कि बैंकों ने 500 रुपए से खाता खोला। वो जनधन खाते में जो 400 करोड़ रुपया जमा था, वो पैसा भी अडानी साहब को कर्जे में दे दिया। अडानी साहब को बैठा के ऑस्ट्रेलिया में एक केबिन स्टेट बैंक की जो गवर्नर थी उसको बैठा के कहा कि ऑस्ट्रेलिया में कोयला की खदान खोलने के लिए अडानी साहब को कर्जा दे। तो हमारा आपका जो बैंकों में पैसा था वो अडानी साहब को कर्जे में दे दिया। और अडानी साहब ने उस पैसे से किया क्या? उस पैसे से उन्होंने रेलवे खरीद ली, पोर्ट खरीद लिया, एयरपोर्ट खरीद लिया, माने जहां पानी का जहाज होता है, जहां हवाई जहाज होता है, कोयला की खदानें खरीद ली। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो हमारे आपके पैसे से आजादी के बाद बनी थी, बिजली, रेलवे, कोयला, ये सार्वजनिक क्षेत्र किसका पैसा था? सार्वजनिक क्षेत्र भी हमारा था। उसको कौड़ी के मोल मोदी जी ने मदद करा के खरीदवाने का काम किया। माने हम 3 तरफ से मारे।